हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। हमें एक डाटा ऑब्टेन हुआ है जब डाई नाइट्रोजन यानी N2 एंड डाई ऑक्सीजन मतलब O2 ने रिएक्ट किया और अलग अलग कंपाउंड्स बनाए। तो आपको मास दिया हुआ डाई नाइट्रोजन का और डाई ऑक्सीजन का। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग मास लेकर हम लोग दो एलिमेंट से अलग अलग कंपाउंड बनते हुए देख रहे हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबे बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो कौन सा लॉ है जो यहाँ पर ओबे किया जा रहा है, जो डाटा आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। जब हम लोग दो एलिमेंट्स की बात करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो वहां पर जो लॉ फॉलो होता है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है एक से ज्यादा। आप देखिए, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अलग अलग या एक से ज्यादा तरीके से मासेस के अकॉर्डिंगली जुड़ रहे हैं। जैसे अगर डाई नाइट्रोजन 14 है और ऑक्सीजन आपका 16 है, तो ये मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन अगर इसी मास के साथ डाई ऑक्सीजन का अमाउंट डबल कर दे तो कंपाउंड एक नया बन जाएगा। डाई नाइट्रोजन डबल कर दिया लेकिन डाई ऑक्सीजन सेम रख लिया, तो फिर भी एक नया कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। तो यानी कि दो में से अगर एक एलिमेंट का हम लोग मास चेंज करेंगे या फिर दोनों का चेंज करेंगे तो एक से ज्यादा कंपाउंड बनने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर ऐसा चीज हो रहा है तो वी विल से कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पर ओबे किया जा रहा है। अब आगे इन्होंने बोला है गिव इट्स स्टेटमेंट, तो हमें इसका स्टेटमेंट लिखना है। यानी कि स्टेटमेंट हम लोग इसको इसकी डेफिनेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स, अगर दो एलिमेंट्स कैन कंबाइन, अगर जुड़ सकते हैं, टू फॉर्म बनाने के लिए क्या, मोर देन वन, इधर चल रहे हैं अपन, कंपाउंड्स, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए अगर जुड़ रहे हैं, द masses ऑफ वन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के मास, जैसे डाइनाइट्रोजन की बात कर लें 14 14 28 28, तो ये मासेस हो गए एक एलिमेंट के, दैट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। और दूसरे एलिमेंट जिसके साथ ये जुड़ रहे हैं उसके मासेस को हम लोग फिक्स कर दें, तो फिर क्या होगा, आर इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो जो मासेस का रेशो आएगा वो स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। जैसे सपोज कर लो हम लोग डाई नाइट्रोजन का मास फिक्स करना चाहते हैं। यहाँ पे बड़ा मास 28 है, तो आप सारे मासेस को 28 यहाँ पर कर लो। तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे 28, ये ऑलरेडी 28 है और ये भी 28 है। तो मतलब हमने क्या किया, एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स कर दिया।
फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ पे डाइनाइट्रोजन की बात कर ली। अब यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट में डबल किया तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, तो डाई ऑक्सीजन का मास 32 हो गया। यहाँ पे भी डबल किया तो यहाँ पर 64 हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया तो यहाँ पर 32 और 32 ही रहेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डाई नाइट्रोजन का तो मास सेम हो गया हर कंपाउंड में, 4 के 4 में। डाई ऑक्सीजन का मास जो है, सॉरी नॉट 80, 32, नॉट 32, 80। तो चारों का जो मास है यहाँ पे डाई ऑक्सीजन का वो क्या आया, 32 रेशो 64 रेशो 32 रेशो 80। ये सभी 16 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 2 रेशो 4 रेशो 2 रेशो 5। तो आप देख सकते हो ये सभी होल नंबर्स हैं, इससे स्मॉल पॉसिबल नहीं हो सकते थे। लेकिन डाई ऑक्सीजन का जो अपा ने मास लिया वो फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग ये रिजल्ट निकालते हैं कि अगर एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो तो दूसरे एलिमेंट का जो मास का रेशो आएगा वो एक स्मॉल होल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हम लोगों को कहने की कोशिश हो रही है। अब सपोज कर लो हम लोग यहाँ पर डाई ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लेते हैं, डाई ऑक्सीजन का मास। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे सभी का मल्टीपल हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे 160 का बना लेते हैं अपना। तो 80 का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 160। यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा आपको, 5 के साथ, तो 160 हो जाएगा। ये भी 160 हो जाएगा और इसे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब अब मैंने क्या किया, अब मैंने डाई ऑक्सीजन का मास फिक्स कर लिया। 80 का यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये वाला 5 से, ये वाला भी 5 से और ये वाला 10 से। अब चलिए डाई नाइट्रोजन का चेक कर लेते हैं। 28 को 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 56। 28 को 5 से करेंगे तो 140। 14 को 5 से करेंगे 70 और 14 को 10 से करेंगे 140। मतलब जो जो नंबर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए यूज किया वही नंबर हम लोगों को दूसरे एलिमेंट के साथ करना है। अब देखिए डाई ऑक्सीजन का मास फिक्स हो गया 160 160 160 160। डाई नाइट्रोजन का मास का रेशो क्या आया, 140 70 140 56। ये सभी के सभी जो है वो 14 के टेबल पे जा रहे हैं। तो 10 रेशो 5 रेशो 10 एंड 4। तो आप देख सकते हो ये आ गया स्मॉल होल नंबर का रेशो। तो कहने का मतलब ये है कि दो एलिमेंट हैं मिलकर अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो दोनों में से एक का मास फिक्स कर दो और फिर उसी मल्टीपल पे दूसरे का मास कर दो। तो जब आप दूसरे एलिमेंट का रेशो निकालोगे मास का तो आपको स्मॉल होल नंबर की रेशो वहां पर मिलेगी। तो ये आपके पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसकी ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज ही लिखनी है। वैसे तो आसान स्टेटमेंट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कहा है कि दो एलिमेंट है मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, तो एक एलिमेंट के मासेस को अगर अपन फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे दूसरे एलिमेंट के, तो जो मासेस का रेशो है वो हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल होल नंबर की रेशो में आएगा, जो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको अपन थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये वाला। ओके तो सेकंड है फिल इन दी ब्लैंक्स, हमें फिल इन दी ब्लैंक्स भरनी है। तो कन्वर्जन है यहाँ पे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10 दी पावर 3 मीटर होते हैं। और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वी विल गेट 10 दी पावर 6 मिलीमीटर। बहुत इजी था। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1000 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10 दी पावर 6। तो यानी कि इधर आ जाएगा 10 दी पावर 6 मिलीमीटर। पिकोमीटर, पिकोमीटर में करने के लिए क्या है, मीटर में 10 दी पावर 12 होते हैं। तो यहां से उठाओगे 10 दी पावर 3 मीटर है
इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 दी पावर 12 से, तो यानी कि 10 दी पावर 15 पिकोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान कन्वर्जन, किलोमीटर को पहले एसआई मीटर में बदल दो, फिर मीटर्स के अकॉर्डिंगली आपको सभी रिलेशन पता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मिलीमीटर में 1000 और पिकोमीटर में 10 दी पावर 12। ये मीटर के विद रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाया तो 10 की पावर 3 आगे लग गया। 1 मिलीग्राम की किलोग्राम, ओके। तो 1 मिलीग्राम में पहले तो ग्राम कितने होते हैं, 10 दी पावर -3 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 दी पावर -3 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितने केजी हो गया, 10 दी पावर -6 केजी। पहले तो देखिए ग्राम बनाए, ग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 10 दी पावर -3 हो गया। फिर ग्राम से किलोग्राम बनाना है तो 1000 से दोबारा डिवाइड करते हो, तो 10 दी पावर 3 ऊपर चला जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो -3 और -3 माइनस का 6 हो गया। ओके, आगे हमें बदलना है नैनोग्राम में। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 दी पावर -3 ग्राम। नैनोग्राम में कितना होता है, 10 दी पावर 9। तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दी पावर 9 पॉजिटिव के साथ, क्योंकि अब ग्राम से नैनोग्राम एक छोटी यूनिट है। तो क्या बन गया, 9 में से 3 गए 6, तो 10 दी पावर 6 नैनोग्राम यहाँ पे हमारा बन गया। याद रखिए, बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी यूनिट में यही फर्क होता है। जब आप छोटी से बड़ी यूनिट जाते हो तो जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, वो क्या हो जाती है, वो वैल्यू बढ़ जाती है। जब बड़ी से छोटी पे जाते हैं अपन तो वो वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज है जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज 1 ml। 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दो जैसे अभी करते आ रहे हैं, तो ये 10 दी पावर -3 लीटर बन जाएगा। तो यानी कि 1 ml में 10 दी पावर -3 लीटर होते हैं। आगे है डेसीमीटर का क्यूब। अब 1 लीटर में हमारे पास कितना मीटर क्यूब होता है, पहले हम लोग उसको मीटर में बदलेंगे, फिर डेसीमीटर में हम लोग उसको लेकर जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करता हूं। ओके, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर यानी कि 10 दी पावर 3 लीटर होते हैं। तो वी कैन से कि 1/1000 मीटर क्यूब जो होता है वो लीटर के इक्वल हो गया, और वी कैन से 1 लीटर में कितने हो गए, 10 दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो यानी कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 दी पावर -3 तो है ही है, तो 10 दी पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास बन गया 10 दी पावर -6 मीटर क्यूब। तो लीटर मेरा मीटर क्यूब में बदल गया। अब मीटर क्यूब को डेसीमीटर में बदलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगर मीटर क्यूब है तो मुझे 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 से क्या करना पड़ेगा, या 10 दी पावर 3 से क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 दी पावर 3 डेसीमीटर का क्यूब, तो ये बन जाएगा 10 दी पावर -3। तो वी कैन से एक चीज आप देख सकते हो कि जितना यहाँ पे हमारा लीटर था वही डेसीमीटर क्यूब में भी आया। तो वी कैन से 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। आप यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। याद रखने की बात है, अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता मेरी तरफ तो फिर आप ऐसे ही कन्वर्जन करके दिखा सकते हो। तो 10 दी पावर -3, तो अब ऐसे देखते हो देखो न्यूमेरिकली इक्वल आ गया, लेकिन यूनिट लीटर से डेसीमीटर क्यूब चली गई। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था 21 जो आपका डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्लियर हो गया हमारा सारा। लो जी, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। If the speed of light is
3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, ये 10⁸ है मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। तो आपको जो स्पीड है वो दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जो टाइम है वो दिया हुआ है 2 नैनोसेकंड। तो नैनो में कितने होंगे 10⁻⁻⁹। तो ये ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कुछ भी नहीं रहा, स्पीड आपके पास है ये 3 × 10⁸। टाइम आपने प्रॉपरली यूनिट्स में बदल दिया है, मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 6 हो गया, 10⁻, प्लस का 8 माइनस का 9, तो पावर ऐड होके माइनस का 1 हो जाएगा। जो 10 है उसे डिवाइड में भेज देंगे तो 0.6 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मतलब 2 नैनोसेकंड में जो लाइट है वो 0.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। स्पीड आपकी ऑलरेडी एसआई यूनिट में थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम आपने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, नैनो को सेकंड में बदलने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आपको बड़े लंबे समय से आता जा रहा है, स्पीड इनटू टाइम, और आपका आंसर आ गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके, एक रिएक्शन हमें दी हुई है जिसमें क्या है A + B2। यहाँ पे रिएक्शन इस तरीके से है, A + B2 कंबाइन टू फॉर्म AB2। ये कंपाउंड बन गया AB2। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता करना है अगर कोई है, और आपको 5 केस बना के दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन तो सबसे पहले आपके मन में ये उठ रहा होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर होता क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट, तो देखिए नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक हद। आपके पास दो चीजें हैं A और B। अब A और B किसी ना किसी तरीके से दूसरे से कंबाइन करते हैं कोई फिक्स मास रेशो के साथ, आपको पता है। अब अगर सपोज करो A की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन B की क्वांटिटी कम है, तो होगा क्या, जब ये रिएक्ट करेंगे तो B ने जितना रिएक्ट करना है A के साथ उतना तो हो जाएगा, कंप्लीटली यूज हो जाएगा, लेकिन A का अमाउंट वहां पे बच जाएगा क्योंकि A आपने क्वांटिटी वाइज ज्यादा लिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि A और ज्यादा प्रोडक्ट बना सकता था अगर B सफिशिएंट अमाउंट में होता, लेकिन B की क्वांटिटी लिमिटेड थी। तो इसीलिए यहाँ पर B को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि क्वांटिटी वाइज जो चीज पहले कंज्यूम हो रही है, क्वांटिटी वाइज जो चीज कंज्यूम हो जाए अर्ली, पहले, तो उसे कौन सा रिएजेंट बोलेंगे, लिमिटिंग। वो लिमिट में है, और एक मतलब और भी है कि वो प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर रहा है। एक तो और भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहा था, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा बी के साथ मिलके, लेकिन बी की क्वांटिटी लिमिटेड थी, तो ऑटोमेटिकली है प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी क्या रह जाएगी, लिमिटेड रह जाएगी। तो वो इसीलिए क्योंकि क्वांटिटी वाइज जो आपके पास रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है उसे वी कॉल लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी लिमिट कर देता है। तो चलिए अब केस पढ़ने से पहले जो गिवन है उसको जरा आप लिख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 एटम ऑफ ए, आपके पास रिएक्टेंट है ए, उसका एक एटम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 1 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे B2 है तो मतलब एटम्स कितनी होगी, 2, किसकी, B की, टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ AB2। तो जब A का एक एटम B की 2 एटम्स या एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो AB2 का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा।
तो इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि जितनी क्वांटिटी आपको ए की चाहिए उससे डबल क्वांटिटी हमें बी की रिक्वायरमेंट है, ये मैं कह सकता हूं। मोल वाइज बात करेंगे तो ए का भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ ए, और B2 का भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ B2। तो ये रिएक्ट करते हुए 1 मोल बना रहे हैं AB2 का। तो मोल वाइज ये लिखा जाएगा, एटम वाइज 1 विद 2 है, और मॉलिक्यूल वाइज ए तो एक एटम ही है लेकिन B2 के एक मॉलिक्यूल हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख ली। अब चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट है 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। तो ए की 300 एटम्स हैं और बी के 200 मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या देख रहे हैं, जितनी एटम्स ए की चाहिए उतने ही मॉलिक्यूल्स बी के होने चाहिए। यही कह रही है रिएक्शन बी कि अगर ए का एक एटम है तो B2 का कितना मॉलिक्यूल 1 होना चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, एटम्स ए ज्यादा है और बी के मॉलिक्यूल्स कम है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट फर्स्ट पार्ट में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी requires 1 एटम ऑफ ए। बी के एक मॉलिक्यूल को, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख दो, मॉलिक्यूल्स नहीं मॉलिक्यूल, बी के एक मॉलिक्यूल को ए की एक एटम चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स हैं कितने हमारे पास बी के, 200। तो इसका मतलब है एटम ए जो है, ए की जो है वो 200 एटम्स चाहिए, लेकिन हमारे पास ए की एटम्स ज्यादा हैं, तो यानी कि बी की जो क्वांटिटी है वो पहले खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो बी है वो यहाँ पर क्या हो गया है मेरे पास, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया है, क्योंकि 200 मॉलिक्यूल्स 200 एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन फिर भी एटम ए के 100 एटम्स बच जाएंगे, लेकिन उनका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर AB2 बनाना है तो उन्हें B2 चाहिए था, पर B2 तो टोटल कंज्यूम हो गया है, तो B2 पहले खत्म हो रहा है, तो हमने वही लिखा है, क्वांटिटी वाइज जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया कि बी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट है। सेकंड है 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ बी। मोल वाइज भी हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो हमने क्या देखा कि 1 मोल ऑफ ए रिक्वायर्स, तो 1 मोल को कितना चाहिए ए का, 1 मोल ऑफ बी। हमारे पास ए के कितने मोल हैं, 2। तो इसका मतलब है कि कितने मोल्स चाहिए होंगे, बी के भी 2 मोल्स चाहिए होंगे, क्योंकि जब 1 को 1 चाहिए तो 2 को 2 चाहिए होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर बी एक्सेस में है, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि ए जो है वो तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, 2 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बन जाएगा AB2, लेकिन मोल भी अभी भी 1 मोल बचेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे प्रोडक्ट बनाने के लिए ए की जरूरत है, पर ए तो टोटली कंज्यूम हो गया है, और हमने वही लिखा है, क्वांटिटी वाइज जो पहले कंज्यूम हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ओके, तो बी पार्ट भी हमारा डन हुआ। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट के लिए अपन पहले इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, स्पेस के बिना बात नहीं बनती। लो जी, हाँ जी, थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं अपने को, 100 एटम्स ऑफ ए 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ए की भी 100 एटम्स और बी के भी 100 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स और एटम में क्या देखा है कि अगर मुझे, ये थर्ड पार्ट है अपना, 1 एटम ऑफ ए के साथ प्रोडक्ट बनाना है तो B2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए,
1 मॉलिक्यूल चाहिए। और कितने एटम्स हैं? 100 एटम्स हैं ए के। तो अगर 1 ही है तो फिर मॉलिक्यूल कितने चाहिए? 100 के साथ 100 ही चाहेंगे। तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे तो अपने को जितना ए चाहिए उतना ही बी है। तो मतलब 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल्स के साथ ही रिएक्ट करेंगी। तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा, ना ए का ना बी का। तो दोनों पूरा पूरा प्रोडक्ट बना देंगी। तो इसका मतलब हो गया नो लिमिटिंग रिएजेंट। दोनों की क्वांटिटी सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं बचने वाला। सब माल पत्ता लग जाएगा आपका। बढ़िया आपने अरेंजमेंट किया हुआ है। कोई सामान वापिस नहीं करने जाओगे और ना ही कोई सामान की कमी रहेगी। चलिए अब करते हैं फोर्थ पार्ट। ये इरेज कर देते हैं अपा, सेकंड पार्ट जो किया था। अब नेक्स्ट में हमारे पास विद रिस्पेक्ट मोल्स की कहानी है। तो फोर्थ में है कि 5 मोल 2.5 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कहानी क्या कह रही है? 1 मोल ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स, बी के 1 मोल को क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ ए। यही हम लोगों ने रिएक्शन से देखा। तो 2.5 मोल है आपके पास बी के। तो फिर कितने मोल चाहिए ए के भी? 2.5 मोल ही चाहेंगे, क्योंकि जब 1 के साथ 1 चाहिए। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 मोल बी 2.5 मोल ए से तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन 2.5 मोल ऑफ ए अभी भी बचेगा। तो इसका मतलब है बी की क्वांटिटी वाइज कंजप्शन हो गई है। तो बी जो है वो क्या आ गया है अपने पास? लिमिटिंग रिएजेंट आ गया है। बी नहीं चाहता ज्यादा प्रोडक्ट बने, तो इसलिए उसने पहले ही खुद को कंज्यूम कर लिया है। ओके, चलिए अब करते हैं फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए ये इरेज हो गया, और कुछ इरेज नहीं होना चाहिए था वो भी इरेज हो गया। चलो फिफ्थ को इससे 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। ओके, मोल से रिलेटेड है तो आसान ही है। जो क्वांटिटी कम होती है उसके विद रिस्पेक्ट उठाना है तो ज्यादा सही आंसर, मतलब सही आंसर तो वैसे भी आ जाएगा, आसान होता है एक्सप्लेन करना। अमाउंट कम 2.5 और 5 में से 2.5 का है, तो 1 मोल ऑफ ए को क्या चाहिए? 1 मोल ऑफ B2। अब ए के कितने मोल्स हैं? 2.5। तो फिर बी के भी कितने चाहिए? 2.5। लेकिन बी के है कितने मोल? 5। यानी कि ए तो कंज्यूम हो गया, 2.5 मोल ए 2.5 मोल ऑफ बी के साथ कर देगा, लेकिन 2.5 मोल अभी भी बी का बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हमारा ए, क्योंकि ए की क्वांटिटी कम पड़ गई है। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 5 भी डन हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1.21, 1.22 और 1.323 आपको क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।